अगर ये चीजें लागू हो जाती हैं तो भारतीय राजनीति का एक नए तरह का इतिहास लिखा जाएगा और एक नए तरह का परिवर्तन होगा। आप सोचिए कि इस सरकार ने 2 अक्टूबर का दिन केवल स्वच्छता से जोड़ कर रख दिया था। गांधी जयंती मतलब स्वच्छता का अभियान, सशक्तिकरण का अभियान शुरू करने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। ये 2 अक्टूबर इस बात के लिए याद किया जाएगा। कितना ब्रिज बना है और कितना लोगों के हर घर तक नल का जल पहुंच गया। जरा पूरे बिहार का देखिए ना, कहाँ कहाँ कितना सड़क बना है, बिजली का कितना प्रबंध हो गया है। एक एक चीज देखे हैं जो बिहार में किया गया है। एक गरीब राज्य था और हम लोगों ने मेहनत करके सब कुछ कराया है। तो सब लोग देखिए, कोई बिहार के बारे में अंड फंड बोलता है, हम लोग आजकल साथ हैं न कुछ बोलता, कोई मतलब है? सारा काम नहीं हो रहा है। बिहार से जुड़ा हुआ मामला है और नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चूंकि 2020 के चुनाव में थोड़े राजनीतिक रूप से कमजोर दिखाई दिए, उनकी सीटें घट गई थी, तो वो एक तरीका ढूंढ रहे थे कि कैसे उनकी लोकप्रियता में एक नया आयाम जुड़े। एक वो भी मसला था और इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है कि उन्होंने जातीय जनगणना का एक सवाल उठाया, जो उनको पहले तो उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड क्लास करके एक अलग क्लास बनाया, उनको ज़्यादा सहूलियतें दी, उन्होंने उनको एक प्रोटेक्ट किया, तो उसका एक असर बिहार में दिखाई देता है। वो प्रयोग जो उन्होंने किए हैं उसके बारे में दीपक जी ज़्यादा बताएंगे कि उन्होंने जो प्रयोग किए उसकी वजह से एक समाज में बदलाव दिखाई दिया। और मैं दीपक जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसके पीछे ये भी एक जो कारण विश्लेषक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चूंकि कमजोर पड़ रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान दे रहा है आज की तारीख में, और मोदी के खिलाफ एक बड़ा ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। आप बहुत सही बताया, आपने बहुत सही बताया है कि नीतीश कुमार जो चुनाव हुए थे 2020 में, विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसके बाद कमज़ोर हो गए और उन पर आप उन्हें इधर बीच में आपने देखा भी कि नीतीश कुमार पर बहुत लोग हावी होने लगे, चाहे उनके पास के लोग उपेंद्र कुशवाहा हो, फलाना हो, सब छोड़ कर जाने लगे थे। नीतीश कमज़ोर हो गए थे, मगर नीतीश 18 साल राज करने के बाद दिमागी तौर से बहुत ही पॉलिटिकल है और बहुत ही आगे पीछे देख कर काम करते थे। इधर जब महागठबंधन की बैठकें हुई और बैठकों का श्रेय अगर जाए तो नीतीश कुमार को, तो उन्होंने इस विपक्ष को एक साथ किया। और बाद में जब बॉम्बे में मामला हुआ, बहुत सारी खबरें हैं कि नीतीश जी को संयोजक नहीं बनाया। आज जब जातीय गणना करके जो सर्वे हुआ, इससे डेफिनेटली नीतीश कुमार नेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी ताकत दिखा दिए कि हमारे पास ये ताकत है। और अब प्रधानमंत्री का पद हो या संयोजक का पद हो, ये लेकर, और मैं आपको एक और स्टोरी बता दूं, हालांकि अभी संपूर्ण नहीं, यहीं से 24 का बिगुल बजाएंगे और एक बहुत बड़ा रैली इंडिया का होने जा रहा है पटना में। और ये जो मुद्दा बन जाएगा कि सबका अधिकार और क्या, वो नारा बनेगा। और वहीं से फिर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, डेफिनेटली लालू प्रसाद यादव, बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू जी और नीतीश जी ने मिलकर किया, तो कहीं ना कहीं से लालू जी हल्का नीतीश से कमजोर हुए हैं और नीतीश कुमार आज की तारीख में नेशनल फ्रंट पर, नेशनल सीन पर बड़े नेता के रूप में फिर स्थापित होंगे। अब दूसरी बात बताऊं, ठीक है, इस जनगणना के बाद हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड के कुछ राजपूत हो या ब्राह्मण हो वो छोड़ दें, ये भी हो सकता है। ये आरजेडी में भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, इसमें दो मसला नहीं है। मगर आपको याद होगा कि बीजेपी अभी जो यू टर्न ले ली एकाएक और उन्होंने स्वागत कर दिया इसका, इसके पीछे उन्होंने देखा कि जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई थी, उस समय कांग्रेस के 4-5 के तिवारी, कल्पनाथ राय, बिस्मिल टाइप के लोगों ने ऐसा धुआं फैलाया था पूरे बिहार में और पूरे देश में। उसका असर क्या हुआ कि बैकवर्ड पूरा गोलबंद हो गया। और ये बीजेपी जान रही है कि अगर इस तरह का विरोध होगा तो बैकवर्ड पूरा एक साथ हो जाएगा और 15% उनके साथ रह जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार ने, बहुत ही लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, उनके अगल बगल के लोग को भी नहीं पता होता, ये बात सही है।
और हम लोग किसी पत्रकार को नहीं पता था कि कल ये सर्वे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक बिहार की राजनीति में वैसे लालू जो है सबसे बड़े नाम के तौर पे जाने जाते हैं और पूरे देश में उनकी एक छवि है, लेकिन लालू यादव के बारे में ये लालू एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है जो संसद में उन्होंने दिया था कि नीतीश के पेट में दांत है, तो समझ लीजिए वो पेट में जो दांत है नीतीश के, वो दांत जो है 2024 में मोदी को काटने के लिए तैयार है। और ये बड़ा दिलचस्प है कि ये एक ऐसे समय में ये आंकड़ा आया है, ये जो कि इसके कई राजनीतिक पहलू हैं। सुनील जी, मैं आपके पास आता हूं और ये जानने की आपसे उत्कंठा है, कोशिश है कि आप इस नतीजे को नीतीश वर्सेस मोदी, क्योंकि मोदी भी पिछड़ों का नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की और पिछले 9-9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को अपनी ओर मोड़ा भी है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार तो पहले बिहार में पिछड़ों के नेता बने हुए थे, वो एक ऐसे समुदाय से, समाज से आते थे जिसकी आबादी पता चली है अभी इसी से कि 3% के आसपास है। 2.3% है जी, तो 3% से नीचे वाली जाति के वो नेता थे, लेकिन उन्होंने बिहार में इतने लंबे समय तक राजनीति की और अब वो बिहार में तो पिछड़ों के नेता थे। क्या आपको लगता है कि इस जातीय सर्वेक्षण के बाद नीतीश कुमार मोदी से बड़े पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में उभरेंगे या उभरना चाहिए, या उनकी एक छवि ऐसी बन सकती है? आप दावा क्या करते हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप करते क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछड़ों को अपने साथ लाना एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, प्रधानमंत्री जी भी लगातार अपने आप को पिछड़ा बताते रहे हैं। हालांकि उन्होंने पिछड़ा अपने आप को घोषित किया था जब मुख्यमंत्री बने। उसके पहले मुख्यमंत्री बनने के पहले वो इनकी जो जिस जाति से आते हैं वो पिछड़ों में नहीं शामिल थी, उन्हीं के कार्यकाल में इनकी जाति पिछड़ों में शामिल की गई। तो कहते हैं कि हम पिछड़े हैं। मेरी स्मृतियों में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों की जाति बताई गई कि ये पिछड़े हैं। अभी लोकसभा में गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारे इतने पिछड़े मंत्री हैं, हमारे इतने पिछड़े सांसद हैं, हमारे इतने पिछड़े विधायक हैं। गोया कि भारतीय जनता पार्टी को भी विधायकों इन पिछड़े ओबीसी जातियों की चिंता है। और आप इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि आप उत्तर प्रदेश को देखिए ना, उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े नेताओं को आगे रखा। आज प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अरे भूपेंद्र सिंह, उस चौधरी उपेंद्र सिंह, उसके पहले स्वतंत्र देव सिंह, उसके पहले केशव मौर्य, अब कोई रमापति राम त्रिपाठी, केसरी नाथ त्रिपाठी और लालजी टंडन और ये जो तमाम नेताओं के नाम आते थे, कोई सुन रहा है क्या? कल्याण सिंह जी के बाद जो पिछड़ों की राजनीति शुरू हुई वो आगे चलती चली गई, लेकिन दिया क्या आपने? अब आप उमा भारती के बयान को याद कीजिए कि जब आपको पिछड़ों को कुछ देने का मौका आया तो आप पीछे हट गए। गोया कि अगर आप अपने आक्रामक रूप से पिछड़ों की राजनीति करेंगे तो आपका जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो पीछे चला जाएगा, वो खारिज हो जाएगा। और उसके खारिज होने पर जो आप एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं वो कमजोर होगा। ये स्थितियां क्यों पैदा? मैं तो कह रहा हूं कि ये जाति गणना और तमाम तरह के मुद्दों को उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अगर भारतीय जनता पार्टी गवर्नेंस के नाम पर, नीतियों के नाम पर, कार्यक्रमों के नाम पर, योजनाओं के नाम पर राजनीति कर रही होती तो विपक्षी दल इस बात के लिए थोड़े मजबूर होते। अब एक बड़ी रेखा खींच दिया उन्होंने। निश्चित रूप से पिछड़ों के इसमें कोई राय नहीं है। मैं उस चुनाव में मुझे याद है जब लालू यादव को हरा करके नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, मैं बिहार में घूम रहा था और बिहार में लालू जी के अपनी कंस्टिट्यूंसी में हाजीपुर के पास यादव लड़के ये कहते हुए पाए गए, उनसे मैंने बात की कि साहब हम किस बात के लिए इनको सत्ता मिलावें? न तो हमारे पास शिक्षा है, न हमारे पास स्वास्थ्य है, न हमारे पास रोजगार के अवसर हैं, न हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, न कृषि का विकास हो रहा है, न आधारभूत संरचनाएं डेवलप हो रही हैं। किस बात के लिए? आप सत्ता में बने रहे इसलिए मैं आपके पीछे खड़े हूं। उनके लोग जो MY कमीशन की बात कही जाती थी सब छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ चले गए। और इस जो एक राजनीतिक वातावरण नीतीश कुमार ने बनाया उसको पिछले विधानसभा चुनाव तक लोग तोड़ने में विफल रहे।
निश्चित रूप से आरजेडी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आई, लेकिन एक लीडरशिप का जो नीतीश कुमार की छह बनी हुई थी वो बनी हुई है और आज ये बनी हुई है। एक विश्वसनीय नेता माने जाते हैं। उनके ऊपर यह कहा जाता है कि समाज का जो पिछड़ा व्यक्ति है उसको आगे लाने की कोशिश कर रहा है। आप कैसे आगे लाएंगे अगर आप उनको उनके लिए शिक्षा नहीं देंगे, उनको बेहतर नौकरी का अवसर नहीं देंगे, उनको आप योग्य बनाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन योग्यता का अभियान चलाएंगे, ये तो नहीं चलने वाला है ना। आप बिल्कुल इस सवाल को उठाइए कि जाति से बड़ी योग्यता है, योग्यता के साथ कोई भी समाज समझौता नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये भी है ना कि योग्य बनाने के लिए आप कर क्या रहे हैं। आप ये दावा तो नहीं करते हैं कि पिछले 9 साल में हमने कितनी शिक्षण संस्थाएं खड़ी कर दी। आप दावा करते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, आप दावा करते हैं कि हमने विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, आप दावा करते हैं कि महाकाल कॉरिडोर हमने बना दिया। गवर्नेंस इस बात के लिए थोड़ी होती है। गवर्नेंस होती है लोगों के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन लाने की, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जरूरत पहुंचाने की। अगर आप महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं तो आपको यह बात करनी पड़ेगी ना कि समाज के किस वर्ग की महिलाएं हैं जिनका प्रतिनिधित्व कम है। अगर आप इसका सवाल नहीं पैदा करते तो सवाल तो यह पैदा होगा ना कि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल माहौल बनाना चाहते हैं, और आपने किया भी वही। तो नीतीश कुमार ने एक सुशासन के नाम पर, एक राजनीति के नाम पर अपने आप को भी स्थापित किया। हालांकि मतलब एक और उनका दर्जा है ऊंचा हुआ, लेकिन कांग्रेस उसके पहले से आगे है। अगर आप पिछड़ों की राजनीति की बात करें तो यूपीए सरकार ने अपने जमाने में यह जाति सर्वेक्षण कराया था जिसको पब्लिश नहीं कर पाई। यह जिम्मेदारी थी एनडीए सरकार की, वो पब्लिश करती, लेकिन वह उस सर्वेक्षण के ही खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाती रही जब लोग जाते रहे न्यायालय में कि साहब इसको रिलीज किया जाए। आप सोचिए कि इस सरकार ने 2 अक्टूबर का दिन केवल स्वच्छता से जोड़ कर रख दिया था। गांधी जयंती मतलब स्वच्छता का अभियान, सशक्तिकरण का अभियान शुरू करने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। ये 2 अक्टूबर इस बात के लिए याद किया जाएगा। और आप जब भी सशक्तिकरण की बात करेंगे मुझे लगता है कि समाज उसके तरफ आकर्षित होगा। ये इसलिए बड़ा सवाल जी। मुझे याद है कि जब नीतीश कुमार 2000 में ही 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उनको पूरी तरह से लंबे समय के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका 2005 में पहली बार मिला, और 2005 के बाद लगातार उन्होंने एक सामाजिक, सरकार में आने के बाद कोई सामाजिक कार्यक्रम करता है, कोई सामाजिक इक्वेशन बनाता है, तो वो नीतीश कुमार ही थे। और इसी की बदौलत वो 3% वाली जाति के नेता नहीं बल्कि पिछड़ों के नेता के तौर पे जाने गए, क्योंकि उन्होंने लगातार उस वर्ग के लिए काम किया, लड़कियों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, लड़कियों को साइकिल बांटी। बिहार में लड़कियों को साइकिल बांट कर उन्होंने जो एक सामाजिक क्रांति लाई, वो लड़कियां स्कूल जाने लगी। महिलाओं को जो उनके पति शराब पीकर पीटते थे, शराबबंदी करके उन्होंने एक सामाजिक काम करने वाले एक नेता के तौर पे सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर बहुत सारे वहाँ पे सुधार के काम किए। बहुत सारे उनके मतलब प्लस वाले काम हैं। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए तो इनको लेकर उनकी आलोचना भी हुई, क्योंकि उनकी मूल रूप से उनकी पृष्ठभूमि जो है, उनकी राजनीति रही है समाजवादियों के साथ। वो जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी के थे, लेफ्ट हैंड थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी उनको बहुत पसंद करते थे, तो उनकी राजनीति एक अलग तरह की राजनीति रही है। बहरहाल हम इस चर्चा को थोड़ा सा अलग ले जाना चाहते हैं, और हम ये सवाल देवकी नंदन जी आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो सर्वे गणना जो हुई है, इसका मूल उद्देश्य ये था, नीतीश कुमार भी, तेजस्वी यादव भी बार बार, और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव यही कहते हैं कि अब या राहुल गांधी बात करते हैं कि भाई ये गणना होनी चाहिए, तो इसलिए क्योंकि उन वर्गों को इसका लाभ मिल सके। आपको लगता है कि ये जो रिजल्ट आया है बिहार में, इसकी वजह से जिस वर्ग के जो नतीजे आए हैं और जो पता चल रहा है कि वो कहाँ खड़े हैं, क्या उनको कुछ मिलने जा रहा है, मिलेगा उनको? देखिए, मैं एक उदाहरण के जरिए सबसे पहले मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा। एक हमारे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो अक्सर एक बात कहा करते हैं, कई बार वो एक कहानी बता चुके हैं कि जब मायावती उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी और उनके जब प्रोग्राम लगते थे तो वो अक्सर इसको वाच करते थे कि मायावती कैसे इतनी बड़ी लीडर बन गई और लोगों में स्वीकार्यता कैसे बनी। एक जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात हो रही उसी को लेकर के, तो वो ये बताते थे कि वो जब अपने गांव से निकलते थे तो रास्ते में एक मोची था जिसके यहाँ वो अपना जूता जरूर पॉलिश कराते थे। आज भी वो नेता हैं, आज भी वो उसी मोची के यहाँ गांव से जाते समय जूता पॉलिश कराते हैं।
लेकिन जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, उस समय मुख्यमंत्री थी और वो अपने गांव से आ रहे थे और वो जूता उन्होंने रोका जूता पॉलिश करने के लिए, और उसने एक चप्पल दिया, चप्पल पहना और जूता पॉलिश करने लगा। तो चूंकि नेता हैं, तो नेताओं की उत्कंठा होती है कि भाई हम जाने कि क्या कोई सामाजिक परिवर्तन इसमें दिख रहा है। तो उन्होंने उस मोची से सवाल किया कि भाई मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई हैं, इससे आपके जीवन में क्या बदला, क्या आप इसको महसूस कर पा रहे हैं, क्या कुछ आपको इससे कोई फायदा हुआ? उसका जो जवाब था वो सुनेंगे आप, तब लगेगा कि इससे क्या होने वाला है आगे। उन्होंने जवाब दिया, जो मोची ने कहा कि देखिए हम लोग दबे कुचले लोग हैं, हमारा काम ये मोचीगिरी का ही है, इससे हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। लेकिन आज हमारा जो स्वाभिमान है उसको मायावती ने एक मुकाम तक पहुंचाया है। जिस तरीके से जो फॉरवर्ड क्लास के लोग इन वर्गों को दबाते रहे हैं, उसको लेकर के उसका कहना था कि आज जब ब्राह्मण ठाकुर ये सारे लोग मायावती सोफे पर बैठती हैं और उनके सामने ये लोग नीचे बैठते हैं, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम भी कभी इन लोगों के यहां नीचे बैठा करते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको वो नीचे इस तरह से बैठा सके। तो ये पूरा मामला स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे कोई सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा, पिछड़ों को न्याय मिल पाएगा, सारे पिछड़े जो है नौकरी में पा जाएंगे, क्योंकि नौकरियां हैं नहीं, 5-6% के आसपास नौकरियां हैं, कितनी नौकरी मिलेगी? ये जो आज 27% रिजर्वेशन जो है दलित को मिलता है, 51 से रिजर्वेशन मिल रहा है 1951 से, क्या सारे दलितों ने अपना जो हक है वो पाया? नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि हक पाने का सिर्फ एक तरीका ये नहीं है कि उनको नौकरी मिल जाए। हक पाने का जो सबसे बड़ा तरीका है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सामाजिक तौर पर उनकी मान्यता हो, उनकी स्वीकार्यता हो, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। तो ये जो नीतीश कुमार जी ने किया है, सर्वे जो कराया है, जाति गणना जो कराई है, इससे उनके भीतर एक स्वाभिमान जगा है, और यही स्वाभिमान जगा है। वो ये चाहते हैं कि सत्ता में हमारी भागीदारी हो, वो ये चाहते हैं कि हमारा कोई व्यक्ति आईएएस बने, हमारा कोई व्यक्ति नेता बने, हमारा कोई व्यक्ति मतलब जो भी पद है, चाहे सेना हो, चाहे जहां कहीं भी हो, उस जगह पर हम पहुंचे। लेकिन इसके लिए चूंकि वो निचले हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनको रिजर्वेशन चाहिए। जिस तरीके से दलितों को रिजर्वेशन दिया गया है, उसी तरीके से जब इनको भी रिजर्वेशन मिलेगा और उनकी हिस्सेदारी के मुताबिक मिलेगा जितना उनका हिस्सा है, तो शायद वो उसमें समायोजित हो पाएंगे, उनका एजुकेशन का स्तर भी बढ़ेगा और उनको नौकरियां भी मिलेंगी। हालांकि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, कि हो सकता है पता नहीं जब तक ये सब सामाजिक स्तर पर उनको ये स्थिति मिली, हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन एक इसकी शुरुआत है, मैं इसे सामाजिक आंदोलन के रूप में देखता हूं। और जितने भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, आज उनसे बात करिए तो वो सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, जो बात अभी भावेश जी आपने कही कि मायावती कांसीराम जी कहा करते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो हिस्सेदारी स्वाभिमान के रूप में सबसे बड़ा उनको तत्काल मिल जाएगा, और बाकी जो उनका स्तर सुधरने की बात है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अगर ये चीजें लागू हो जाती हैं तो भारतीय राजनीति का एक नए तरह का इतिहास लिखा जाएगा और एक नए तरह का परिवर्तन होगा।